दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा के होते कितनी बेफिक्र थी। घर सुरक्षित था, बच्चों को दादी का दुलार मिल रहा था। नीरा बेफिक्र होकर स्कूल चली जाती। सबसे बड़ी बात, बड़ों की जिंदगी का अनुभव कितनी समस्याओं का सुलझा देता है। लेकिन आज अम्मा वृद्धा आश्रम में थी। क्या वृद्धा आश्रम में वापस घर आना उन्हें मंजूर हुआ? ऑफिस से फोन कर अजय ने नीरा को बताया कि मैं आनंद धाम जा रहा हूँ, तो उसने मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई। आनंद धाम यानी वृद्धा आश्रम शहर के एक कोने में स्थित है। यह आश्रम यहाँ ऐसे बेसहारा लाचार वृद्धों को शरण मिलती है जिनकी देखभाल करने वाला अपना इस संसार में कोई नहीं होता। रोजमर्रा की सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान तो की जाती हैं, पर बदले में मोटी रकम भी वसूली जाती है। बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों जा रहे हो? अजय, आनंद धाम जरूर कोई गंभीर बात होगी, यह सोचकर नीरा कार में बैठी और अजय के दफ्तर पहुंच गई। उसने पूछा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? नीरा अम्मा पिछले 1 साल से आनंद धाम में रह रही है। आश्रम में महंत जी का फोन आया था। गुस्लखाने में फिसल कर गिर पड़ी थी। अजय की आवाज में भारीपन से ही नीरा ने अंदाजा लगा लिया था कि अम्मा के अलगाव में मन में दबी धकी भावनाएं इस पल जीवित हो उठी हैं। हम चलते हैं अजय, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा। माँ को यदि किसी विशेषज्ञ को दिखाए, ठीक है, रुपए बैंक से निकलवा कर चलते हैं, पता नहीं कब कितने की जरूरत पड़ जाए। समंतना के स्वर में नीरा ने कहा। तो अजय को तसल्ली हुई। मैं तो इस घटना को सुनने के बाद इतना परेशान हो गया था कि रुपयों का मुझे ख्याल ही नहीं आया। प्राइवेट अस्पताल में रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ही। कुछ ही समय में नीरा रुपए लेकर आ गई। कार स्टार्ट करते ही पत्नी के बगल में बैठे अजय की यादों में 1 साल पहले का वह दृश्य सजीव हो उठा, जब तिर्यक कुटिल दृष्टि से नीरा ने अम्मा को इतना अपमानित किया था कि वह चुपचाप अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। जाते जाते भी अम्मा की तीक्ष्ण दृष्टि नीरा पर टिक गई थी। अजय, मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। अम्मा की गंभीर आवाज और अभिजात दर्प मंडित व्यक्तित्व की छाप वह आज तक अपनी मानस पटल से कहाँ मिटा पाया था। जाना तो अम्मा सभी को है, और रही दरार की बात, तो वह तो कब की पड़ चुकी है। अब कहीं वह दरार खाई में न बदल जाए, यह सोच लीजिए। अम्मा के सधे हुए आग्रह को तिरस्कार की पैनी धार से कटती हुई नीरा बोली। वह तो इसी इंतजार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। कहीं अजय की अभिभावकता अम्मा के पैरों में पुत्र प्रेम की बेड़ियां डालकर उन्हें रोक ना ले, इस बात का डर था नीरा को। इसलिए भी वह और अधिक तल्ख हो गई थी। अगले ही दिन अजय ने फोन पर कुटिल हंसी की, खनक में डूबी और बुलंद आवाज की गहराई में उभरते दंभ की झलक के साथ नीरा को किसी से बात करते सुना। जिंदगी भर अब पास न पलटने देने का इंतजाम कर लिया है। कुशल क्षेम पूछना तो दूर, अजय श्रद्धा तक नहीं करेगा अम्मा का। उस दिन पत्नी के शब्दों में अजय को झकझोर कर रख दिया था। समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया, पर जब आंखों से पर्दा हटा तो उसने निर्णय लिया कि किसी भी हाल में अम्मा को जाने नहीं देगा। रोया, गिड़गिड़ाया,
हाथ जोड़े पैर छुए। अम्मा रुकी नहीं थी। दयनीय बनना उनकी फितरत में नहीं था, स्वाभिमानी शुरू से ही थी। अम्मा के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला था। लिखा था, इंसान क्यों अपने आप को परिवार की माला में पूरता है, इसीलिए ना कि परिवार का हर संबंधी एक दूसरे के लिए सुख दुख का साथी बने। लेकिन जब वक्त और रिश्तों में खिंचाव से परिवार की डोर टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह इधर उधर डोलने या अपने इर्द गिर्द बने सन्नाटे में दुबक जाने के बजाय वहां से हट जाना बेहतर होता है। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ही जा रही हूँ, पर यह समय कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ सालों का भी हो सकता है। दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं और ये तार जब झंकृत होते हैं तो पता चल जाता है कि हमें किसी ने याद किया है। जिस पल हमें ऐसा महसूस होगा हम ज़रूर मिलेंगे। अम्मा। तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश में अजय ने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया। बाहर खिड़की के कांच पर गिर रही एक एक बूंद धीरे धीरे एक साथ मिलकर पूरी कांच को ढक देती थी। जरा सा कांच पूछने पर अजय को हर बार एक चेहरा दिखाई देता था। ढेर सारा वात्सल समेटे झुर्रियों भरा वह चेहरा जिसने उसे प्यार दिया, 9 माह अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छाव दी। उसका स्वास्थ्य, उसी की पढ़ाई, उसी की खुशी, अम्मा की पूरी दुनिया ही अजय के इर्द गिर्द सिमटी थी। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में नीरा और अजय विवाह सूत्र में बंधे थे, उन हालात में नीरा को परिवार का अंश बनने के लिए अम्मा को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। लाखों रुपए के दहेज का प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से अजय के लिए रिश्ते आए थे, पर अम्मा ने बेटे की पसंद को ही सर्वोपरि माना। अम्मा यही दोहराती रही कि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होती है, घर का वातावरण सुखमय बनाएगी, अच्छी पत्नी और सुघड़ बहू साबित होगी। पास पड़ोस के अनुभवों, किस्से, कहानियों को सुनकर अजय ने यही निष्कर्ष निकाला था कि बहू के आते ही घर का वातावरण बदल जाता है। अजय का मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा है। अम्मा यह समझ गई थी। बड़ी ही समझदारी से उन्होंने अजय को समझाया था, बेटा, लोग हमेशा बहुओं को ही दोषी ठहराते हैं, पर मेरी समझ में ऐसा होता नहीं है। घर में जब भी कोई नया सामान आता है तो पुराने सामान को हटना ही पड़ता है। नया पत्ता तभी राख पर लगता है जब पुराना उखड़ता है। जब भी किसी पौधों को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह आरोपित किया जाता है तो वह तभी पुष्पित पल्लवित होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में खाद पानी मिलता है। सामंजस्य समझौता संपूर्ण दोनों ही पक्षों की तरफ से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो परिवार बिखरता है। अजय आश्वस्त हो गया। अम्मा ने नीरा को प्यार और अपनत्व से और नीरा ने उन्हें सम्मान और कर्तव्य निष्ठा से अपना लिया। बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सहसे संवरते देख अम्मा मुग्ध भाव से हिलोरी लेती। नीरा की कमियों को कोई गिनवाता तो चट से मोर्चा संभाल लेती। मेरी अपर्णा को ही क्या आता था, पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ खींचती चली गई। 1 वर्ष बीतते बीतते अजय जुड़वा बेटा का बाप बन गया। अम्मा के चेहरे पर भारी संतोष की आभा झलक उठी।
इसी दिन के लिए ही तो वह जैसे जी रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में नर्सों डॉक्टरों से बातचीत करती। अम्मा को देखकर कौन कह सकता था कि वह घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। लवकुश नाम रखा उन्होंने अपने पोतों का। 40 दिन तक उन्होंने नीरा को बिस्तर से उठने नहीं दिया। अपर्णा को भी बुलवा भेजा। नंद भौजाई गप्पे मारती, अम्मा चौका संभालती। अब तो महीना होने को आया। मेरी सास तो 21 दिन बाद ही घर की भागदौड़ मुझे संभालने को कहकर खुद आराम करती है। अम्मा की भागदौड़ से परेशान अपर्णा ने कहा तो अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाया। तेरी ससुराल में होता होगा, थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में जंग नहीं लगता। थोड़ा बहुत, अपर्णा ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा था। संयुक्त परिवार की यही तो परिभाषा है। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आओ। कच्चा शरीर है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर का रोना। 1.25 महीना बीत गया। अपर्णा अपने ससुराल लौट रही थी। अम्मा बाबूजी हमेशा भरपूर नेक देते थे और इस बार तो लवकुश भी आ गए थे। अपर्णा ने मनुहार की 2 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। अम्मा एक बार बाजार तो मेरे साथ चलो। ऐसा कर अजय दफ्तर के लिए निकले तो दोनों ननद भौजा उसके साथ ही निकल जाओ। जो जी चाहे खरीद लो, पेमेंट बाबूजी कर देंगे। आपके साथ जाने का मन है अम्मा, एक दिन भाभी संभाल लेगी। अपर्णा ने मचल कर कहा तो अम्मा की आंखें नम हो आई थी। फिर कभी सही, तेरे जाने की तैयारी भी तो करनी है। अपर्णा समझ गई थी कि बेटी के रिक्त स्थान ने अपनी जगह शून्य तो बनाया हुआ है, पर बाबूजी और अम्मा बहू के नाज की डोलियां भी बड़े लाड से उठा रहे हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद बहुत कुछ बदल गया। उन 13 दिनों में ही अम्मा बेहद थकी थकी सी रहने लगी थी। नीरा और अजय अम्मा का बेहद ध्यान रख रहे थे, पर आने जाने वाली लंबी सांस भरकर अम्मा को चेतावनी जरूर दे जाते थे। पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है, अधिकतर आधिपत्य सब कुछ। दूसरी पहली के सुर में सुर मिलाकर सर्द आह भरती। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी नकारात्मक सोच से कहीं उनके हंसते खेलते परिवार का वातावरण दूषित न हो जाए। अम्मा ने 4 दिनों में ही बाबूजी का उठाला कर दिया। लोगों ने आलोचना में ही कहा, बड़ी मर्डन हो गई है लीलावती। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। अपने परिवार की खुशियों के लिए रूढ़ियों और परंपराओं का त्याग संघर्ष ही करती चली गई। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो दिनचर्या पुराने ढर्रे पर लौट आई। अम्मा हर समय इसी कोशिश में रहती कि घर का वातावरण दूषित न हो। उसी तरह बच्चों के साथ हंसती खेलती घर का कामकाज भी करती, लेकिन 9 बजे तक वह जग नहीं पाती थी और कमरे का दरवाज़ा भेड़ कर सो जाती। अजय अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली अम्मा 9 बजे कभी सो ही नहीं सकती। आखिर उन्हीं की गोद में तो वह पला बढ़ा था। एक रात 12 बजे दरवाजे की दरबार में से पतली प्रकाश की किरण बाहर निकलती दिखाई दी तो अजय ने उनके कमरे में चला गया। अम्मा लैब के मद्युत प्रकाश में स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ती जा रही थी और रोती भी जा रही थी। अजय ने धीरे से उनके हाथ से पुस्तक ली और बंद करके पास ही स्टूल पर रखकर उनकी बगल में बैठ गया। अम्मा उठकर पलंग पर बैठ गई और बोली, तू सोया नहीं? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो जाऊं?
इस तरह से तो आप कोई बीमारी पाल लोगी। अजय ने चिंतित स्वर में कहा, अच्छा है, मेरे जीने का अब मकसद ही क्या रह गया है। तेरे बाबूजी ने मुझे सब कुछ दे दिया, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। दोनों बच्चों की शादी हो गई, अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हो। तुम दोनों नाती पोते का मुंह देख लिया। तेरी बाबूजी के बिना अब एक एक दिन भारी लग रहा है। अजय ने पहली बार अम्मा को कमजोर पड़ते देखा था, और सुबह शाम मैं आपका चेहरा ना देखूं तो मुझे चैन पड़ता है क्या? कभी सोचा है अम्मा कि मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? अम्मा ने बेटे के थरथराते होठों पर हाथ रख दिया। बेटी की होठों से टपका एक एक आंसू का कतरा उन्होंने अपने आंचल में समेट लिया था। उस दिन के बाद से अजय अम्मा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। माँ को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए लवकुश अम्मा के पास ही सोने लगे। वैसे भी उन्होंने ही उन्हें पाला था। अब वह बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने तक और लेने भी जाने लगी। घर लौटकर उनका होमवर्क भी अम्मा ही करवा देती थी। अजय हर काम अम्मा से पूछकर या बताकर करता, यहाँ तक कि सुबह शाम सब्जी कौन सी बनेगी यह भी अम्मा से ही पूछ जाता। शाम को अपर्णा भी पति के साथ आ जाती थी। इस तरह घर का माहौल तो बदल गया, पर नीरा को अपना अधिकार छीनता सा लगने लगा। पति का अम्मा के प्रति जरूरत से ज़्यादा जुड़वा उसे पसंद नहीं आया।